The store room is a place where the equipments are stored for the use in OT. जो भी OT में बेसिक जैसे होता है लिनन क्लॉथ्स है या फिर कॉटन है, स्पैम है, ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं वो रहेगा स्टोर रूम में, ठीक है। उसी के साथ इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं जो लगते हैं, टेबल है, ठीक है, अपन निकल देंगे सारे। तो फिर है OT इंचार्ज ऑफिस। ऑब्वियसली इंचार्ज जो होती है आपकी हेड, हर एक डिपार्टमेंट की एक इंचार्ज होती है, बराबर है। जैसे DMLT वालों की अलग रहेगी, कैंसर वालों की इंचार्ज अलग रहेगा, OT का इंचार्ज अलग रहेगा। तो इंचार्ज होता है वो मेन रहता है। इंचार्ज वालों का हमेशा क्या करना, पटाखे वो मेन है। आप जो जो गलतियाँ करोगे, जो जो सही अच्छा भी करोगे, आप बुरा भी करोगे, तो क्या कौन बताएगा? इंचार्ज जाके सर्जन को बताएगा, आइदर HR को बताएगा हॉस्पिटल के, या फिर CEO को बताएगा हॉस्पिटल, ठीक है। इसलिए इंचार्ज यानी कि CCTV कैमरा रहता है, ठीक है, जो आपके ऊपर नज़र बनाए रखता है, आपकी सारी हरकतों के ऊपर क्या करता है, वो ध्यान देता है। इसीलिए हमेशा बिल्कुल हो जाए किसी के साथ झगड़ा वगैरह चलेगा, लेकिन इंचार्ज के साथ झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करता है। वो है पाथवे, वो एक डायरेक्शन है जो पास आउट करके ट्रांसफर करने का काम करती है CEO और HR के साथ, ठीक है। उसको पटाया तो फिर CEO भी पट गया और HR भी अपने ही हाथ में है, ऐसा समझ लें, ठीक है। फिर corridor. In a major OT room, there are external and internal corridor. The external corridor is uncleared, but internal corridor is a clean arch for the transportation of the stabilization equipment and the movement of the patient. Corridor and इनकी जो अपन शिफ्ट करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, जब अपन शिफ्टिंग का काम करते हैं पेशेंट, जो आपका बेडी होता है उसको corridor भी बोला जाता है। फिर चेंजिंग रूम है। चेंजिंग रूम सबको पता है, कैंटीन होती है, वहाँ पे सारे आपका अलग से लॉकर भी होता है, ठीक है। चेंजिंग रूम में आप जहाँ जिसमें आपका सारा स्टॉक रहता है, ठीक है। फिर इक्विपमेंट रूम में सारे इक्विपमेंट्स रहेंगे आपके, और अलग अलग उसके ड्रॉवर्स होते हैं, क्या बोलेंगे उसका अलग अलग खाना होता है, एक प्रकार से डिटेक्टर एक इसमें रहेंगे, सारी चीज़ें एक इसमें रहेंगे, ठीक है। अभी लास्ट टाइम में क्या होता, अपना इंडिविटी हॉस्पिटल में अपना जो कैथलैब का है वो नया नया ओपन हुआ था, तो लास्ट वहाँ पे जितना भी सामान रखवाया है इक्विपमेंट के हिसाब से, तो सारा इक्विपमेंट जो है वो अपने स्टूडेंट के हाथ में है, तो उनको सारी जगह पता थी कि कहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट भी पता था। लेकिन अगर जब अदर हॉस्पिटल में जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो क्या होता है वहाँ पे हमारे हाथ का काम नहीं रहता, जैसे हमारे घर पे रहता है कि हमने सारी चीज़ें कहाँ पे रखी अपन को पता रहता है, सेम थिंग रहता है हॉस्पिटल में जाओगे तो अपने हाथ की नहीं रहती, तो हमें पता करने के लिए और वो ध्यान में रखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे है। कभी कभी डायग्नोस्टिक के लिए ऐसा भी होता है कि आपको इमरजेंसी में बोला जाए कि जाओ तुरंत तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, जल्दी से लेके आ जाओ, ठीक है। बाय चांस होता है ये, बट वैसे तो हमेशा वहाँ के रेडी रहता है, एक्स्ट्रा के इंस्ट्रूमेंट भी वहाँ पे पहले ही होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या करना पड़ता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पहले ही पूछ लो, कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बोला गया है, आपको मिल नहीं रहा है, वापस खा लिया, जाना पड़ रहा है तो खा लिया, फिर वापस खानी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे पहले क्या करो, पहली मासी को पूछ लो, मासी एक सेकंड कहाँ पे रखा है बता दो, तो जाके लेके आ दो, ठीक है। तो मतलब आपको ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। फिर ये लिनन रूम, ये जो लिनन रूम होती है यहाँ पे ग्रीन कलर की जो बेडशीट्स होती है और जो ग्रीन कलर के शीट्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, उसको लिनन रूम बोला गया है, ठीक है। एक्सरे रूम है, डार्क रूम स्पेशली द डिजाइन टू द एक्सरे, ठीक है। ये डार्क रूम होते हैं एक्सरे वालों के लिए, यानी कि अगर ऑर्थोपेडिकल है, अदर निमोनिया से रिलेटेड कोई भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरे निकालवाना है बिफोर ऑपरेशन होने से पहले। जैसे अपन सारे टेस्ट करवा लेते हैं पहले ब्लड सही है क्या, BP सही है क्या, शुगर सही है क्या, शुगर या फिर BP बढ़ा है तो ऑपरेशन कर पाओगे क्या, इसीलिए। फिर ये ऑब्स्ट्रिकल रूम, लेबर रूम, जहाँ पे डिलीवरी होती है, यूनिट सर्जिकल ऑफ द सूट वेयर इज द डिलीवरीज ऑफ द कंडक्टेड डिजिटल इक्विपमेंट यूनिट। देन ऑर्थोपेडिकल, जहाँ पे ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड हो गई, फ्रैक्चर से, लिगामेंट है, टेंडन का कुछ रप्चर्ड है तो उसको रिप्लेसमेंट करना है, टोटल की रिप्लेसमेंट है, जितने भी रहेंगे ऑर्थोपेडिकल ऑपरेशन वो क्या हो जाएंगे, ऑर्थोपेडिक रूम में रहेंगे, यूनिट में रहेंगे। फिर है वेटिंग रूम, वेटिंग रूम यानी कि ऑपरेशन के बाद जो होता है वेटिंग रूम, उसको वेटिंग रूम बोला जाता है, जहाँ पे उसके गार्डियन जो है वो वेट करते हैं। फिर कैजुअलिटी डिपार्टमेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज द एक्सीडेंटल एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट।
This department is specially designed for the emergency medicine and the care in case of the life-threatening illness and the accidents. जैसे पहले की इसमें भी बताया गया था, जैसे इमरजेंसीज में अपन फर्स्ट एड रखते हैं, सेम चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, कैथलैब वाले हैं और ओटी वाले हैं, आपको क्या है इमरजेंसी ड्रग्स आपको पहले ही रखने पड़ेंगे। CPR इंस्ट्रूमेंट आपको रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन इनहेलर है कि मास्क, ठीक है। ड्रेसिंग मटेरियल है, कार्डियक मॉनिटर है, इंट्रावेनस फ्लूइड है, आईवी फ्लूइड जिसको अपन बोलेंगे, नॉर्मल सलाइन है, DNS है, RN है, ये आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये पेशेंट ट्रॉली है, पेशेंट ट्रॉली यानी कि बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो लगते हैं डेली में आपको, वो आपको क्या करना है वहाँ पे रखना है। फिर ये सर्जिकल डे केयर यूनिट, these unit where almost the operative and diagnostic procedure are performed in a day. Less crowding in a hospital, less work in a preoperative periods and less stay in a hospital. मॉर्निंग का जो वक्त रहता है वहाँ पे ज़्यादातर प्रमाण में आपको क्या है कि पेशेंट में कम दिखाई देते हैं, और जैसे एडमिट किए जिनको डेट दी गई है ऑपरेशन वही क्या होते हैं वहाँ पे नहीं। फिर एंडोस्कोपी यूनिट, एंडोस्कोपी यानी कि जिसमें कट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही आपको स्क्रीन के ऊपर दिखता है, बाहर से क्या करना होता है हैंडल करना होता है। एक है ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी यानी कि देन लैरिंगोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, कोलन आएगा यहाँ पे स्टमक। फिर एक गैस्ट्रोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी है, इंस्ट्रूमेंट कौन से लगेंगे, एनेस्थेटिक ड्रग है, सक्शन इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है, पेशेंट ट्रॉली है, ये सारी चीज़ें आपको क्या है एंडोस्कोपी से रिलेटेड आपको रखना पड़ेगा। फिर है ICU, is where the staff and design the unit to provide the highest level of the medical and nursing, comprehensive and continuous care to the critical ill patients. And ICU, the intensive will be provide the treatment and the essential care to the each patient. आपको ICU क्यों कहा जाता है, उसको इंटेंसिव केयर, इंटेंसिव का मतलब क्या होता है स्पेसिफिक और कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं अपन ICU में रखते हैं, उसमें कई सारे कॉर्ड्स ये वो लगे रहते हैं। देखा है कभी ICU में जनरली किसी को एंट्री नहीं रहती है, बट आप लोग वैसे कितने लोग हैं जिन्होंने ICU में देखा है, अंदर जाकर पेशेंट देखते हैं, बाहर से ICU देखा है ये वाला नहीं देखा है, खुद होगा ना वहाँ पे इसलिए। फर्स्ट है पेशेंट मॉनिटरिंग, लाइफ सपोर्ट, इमरजेंसी केयर इक्विपमेंट, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है कंपल्सरी आपको लगाना है, वेंटिलेटर वहाँ पे रहता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटरिंग रहता है, इन्फ्यूजन पंप है, क्रैश कार्ट है, उसी के साथ डिफिब्रिलेटर है, एयरवे इंक्यूबेशन डिवाइस है, इंट्राऑर्बिट बलून पंप है। ये सारे जो पंपिंग दिए हैं ना, ये सारे पंपिंग जो होते हैं वो ऑक्सीजन के लिए होता है। अगर लाइट चली जाती है तो आपको क्या करना है, जो बलून वाली पंपिंग होती है साइड में मास्क रहता है, मास्क के अंदर एक साइड में अटैच करने के लिए बलून रहता है, जब वो सांस लेते हैं तो उसको प्रेशर बुक करते जाता करता है और वो छोड़ते जाता है, ठीक है, उसको बलून लगा बोलते हैं, ठीक है। फिर सक्शन बैग एंड मास्क। फिर अदर है सक्शन मशीन है, यूरिनरी कैथेटर है, पॉली कैथेटर जिसको बोला जाता है। फिर है लैरिंगोस्कोप, लैरिंगोस्कोप यानी कि जो इंटरनली गले के अंदर क्या करते हैं अपन एयर का जो ये है पाथवे है वहाँ पे अपन क्या करते हैं उसको डालते हैं। लैरिंगोस्कोपी में एग्जैक्टली होता है जो मुंह से सांस लेते हैं, यहाँ पे नळी बघितली ना बरेच लोकांनी एका साईडला लावलेली असते तोंडातून, त्यालाच लॅरिंगोस्कोपी म्हणतात। ती आतमध्ये असते, एक पॅसेजला असतो लंग्सला, एक फूटचा असतो, एक एअरचा असतो, तो ती जी ट्यूब असते ते एअरमध्ये प्रॉपर इन्सर्ट करावी, त्याला लॅरिंगोस्कोपी असं पूर्ण प्रोसिजर म्हणतात, ठीक आहे। आणि त्या नळीला एका साईडला तोंडाला ठेवतात आणि तिथून ऑक्सिजन जात असते वापस येत, आलं लक्षात, त्याला लॅरिंगोस्कोपी असं म्हणतात। चेस्ट and endotracheal tubes, then gastrointestinal and nasopharyngeal feeding tubes। एक फीडिंग ट्यूब्स मैंने बोला था, एक नोज के पास होता है, गैस्ट्रो के पास भी होता है, यहाँ पे भी होता है, ठीक है। फिर ट्रकियोस्टोमी एंड थोरेसेंटेसिस सेट है,
फिर थर्मामीटर, बीपी ऑपरेटर, स्टेथोस्कोप, ये आपको पता है। रबर गुड्स such as a hot water bottle and ice cap. Laboratory equipment such as a bowel, urinals, weight pen and basket. ये सारा आपको क्या करना है, बोलना है आगे वाले को, या तो लेके खुद लेके आए या आप प्राइवेट हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं, बट जनरली क्या होता है आगे वाला खुद ही लेके आए। फिर ये ऑपरेटिंग टेबल एंड पोजिशनिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन। अभी ये पढ़ो। Operating table is a special table which facilitates the various positioning for various operations. The patient lies on the operating table during the surgery. Next. Instruction for positioning of operating table. Provide positioning in such a manner pressure should be on the nerves. Protect the arms from sagging. The patient movement should be gentle. Place the unconscious patient carefully on operating table. Change in position should be done after the order of anesthetist or surgeon. Protect the pressure areas. Move the patient carefully to prevent harm or injury to body parts. Avoid the pressure on abdomen. Use the comfort the devices if necessary, such as a pillow. Adjust the height of operating table. तो आपको नीचे में जो टेबल दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे कई सारे उन्होंने एडजस्टमेंट के लिए देखे, कई सारे इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट नीचे में दे सेव करने के लिए। एक है देखो, सबसे पहले वेट का दिया है, बराबर है, तो वेट का जो रहता है आप किसी भी एंगल में क्या कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो। फर्स्ट जो बॉक्स है वेट के पास, फिर एक थोरेसिक रीजन में आएगा, डायफ्राम तक, चेस्ट तक, ठीक है। फर्स्ट वन छोटा वेट का हो गया, अभी फर्स्ट वन, ठीक है, वो वाला है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, नीचे की तरफ बेंड कर सकते हो, उसको ऊपर की तरफ भी क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो। बाद में आता है मिडल, जो है वो है एब्डोमेन से रिलेटेड वाला पार्ट, ठीक है, पूरा आएगा वापस स्टमक, लिवर, ये सारा आएगा मिडल में, ठीक है। उसको आप हिला नहीं सकते क्योंकि बीच वाला पार्ट है, यहाँ से अगर आपने कुछ भी हिलाया तो क्या हो जाएगा, बीच में से स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा मतलब क्रैक हो जाएगा, सीधी ना करके, तो मिडल वाला पार्ट कभी भी नहीं होता, मतलब फिक्स नहीं होता। माइल्ड इसमें आप उसको थोड़ा नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ आप कर सकते हो। फिर नीचे में देखोगे एक गैप दी गई है सेंटर में, और दो तरीके से दो पैरों के लिए क्या है जगह, बराबर है, यहाँ पे आगे दिखा आपको सबको, तो वो क्या है आप साइड में भी लेके जा सकते हो उसको, ठीक है, और आप जिस एंगल में चाहो उस एंगल में आपको वो घुमा सकते हैं। तो ये दोनों तरफ जॉइंट भी होते हैं और सेपरेट भी होते हैं दो पैरों के लिए। अगर आप सेपरेट कब करोगे, जब जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेपरेट रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसका एडजस्टमेंट उसी के नीचे दिया गया है, ठीक है। और इधर जो 3 टाइप के दिए हैं, यानी कि फर्स्ट वेट का और मिडल साइड का भी बोथ, इसका उन्होंने क्या दिया है, एडजस्टमेंट दिया है। आपको ऊपर करना है वेट को ऑपरेशन टेबल का, ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, जो पोजीशन चाहते हो आप उस पोजीशन में क्या कर सकते हो, आप पेशेंट को लेटा सकते हो। उसी के साथ साथ साइड में भी दो तरीके के आपको गैप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखो, हर एक इस पे फिक्सेशन के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है पेट के नीचे वाला, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हाथों पे रहेंगे, जैसे आपको पैरों के एक एक बॉक्स है ना, दोनों सेपरेट होते हैं, ऐसे ही सेम हाथों का एक रहता है, तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। जब एंजियोप्लास्टी करोगे, आपके हाथों की कोई भी सर्जरी रहेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको सेव करना पड़ेगा, वहाँ अटैच करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, और आपको हाथ साइड में रखने के लिए रहेगा। फिर पूरा फोकस किस चीज़ पे रहेगा, लाइट भी यहीं पे रहेगा, सारी चीज़ें यहीं पे, ठीक है। साइड में आप अटैच कर सकते हो उसको, ठीक है। टाइप से ऑपरेटिंग टेबल सिस्टम है मोबाइल ऑपरेटिंग टेबल्स, जैसे कि अपने घर पे वॉशिंग मशीन होते हैं उसको अपन मोबाइल से भी हैंडल कर सकते हैं, जैसे टीवी है मोबाइल से भी हैंडल कर सकते हैं, सेम भी रहेगी टेबल में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग टेबल है, स्पेशल बॉडी ऑर्गन है, फुट बोर्ड है, आर्म बोर्ड भी आता है, फुट बोर्ड भी है, फिर है शोल्डर ब्रिज है, रिस्ट ट्रैप है, नी ट्रैप है, बॉडी ट्रैप, बॉडी ब्रेस है, शोल्डर ब्रेस है और वेट ब्रेस है। टेबल टॉप है, लेग सेक्शन है, जॉइंट सेक्शन है, व्हील सेक्शन है, ट्रंक सेक्शन है, और लिफ्ट ब्रेस है, एलिवेटर है, व्हील सेगमेंट कंट्रोल है, हाइट कंट्रोल है, लेग सेक्शन कंट्रोल है, ठीक है। सभी चीज़ों का उन्होंने कंट्रोल बताया है।
पोजिशनिंग ऑफ द ऑपरेशन अपन ने देख लिया था। सुपाइन यानी कि प्रोन यानी कि पेट के बल। फिर उसके बाद लिथोटॉमी यानी कि लिथोटॉमी यानी कि दोनों पैर ऊपर जेनिटल से रिलेटेड। फिर सीम लैटरल पोजीशन यानी कि राइट या फिर लेफ्ट लैटरल साइड में आपको उसको क्या करना है, लिटाना है। ये जो दिख रहा है ना आपको लैटरल साइड में दिखाया है उसको, यहाँ पे आर्म बोन जो है ना वो अटैच किया है ये तो यहाँ पे सीम लैटरल पोजीशन में देखो आर्म बोन अटैच किया है, तो उस तरीके से आपको आर्म बोन अटैच करना होगा। ठीक है, पोजीशन अपन ने देख लिए थे। अभी देखेंगे ऑपरेटिंग स्टाफ। ठीक है, अभी पढ़ो कौन पढ़ेगा आगे, दूसरा कोई बोलते हैं। Staffing pattern of the OT. The operating staff is a very skilled staff in a hospital. There are many members in the staff, and every staff perform their own role and responsibility. The work is distributed according to their education, experience, and designation. The staffing pattern is different according to the size, local management system, and there are two works of the operating team. Scrubbing first is scrubbing sterilized OPD में और non-scrubbing sterilization OPD में. The members of the scrubbing sterilized team actually participate in the surgical procedure. They perform the aseptic and the sterilized procedure before and during the procedure. Following the members of the scrubbing sterilized team. सर्जन से असिस्टेंट ऑफ सर्जन है, ऑपरेशन टेक्निक से असिस्टेंट ऑपरेटिंग टेक्नीशियन है एंड सर्जिकल नर्स। ठीक है, ये क्या रहेंगे, स्टेरिलाइज ओटी स्टाफ रहेंगे। नॉन स्टेरिलाइज स्टाफ का क्या काम रहेगा अभी बोलो। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द नॉन स्क्रबिंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन द सर्जरी। दे हेल्प इन एक्टिविटीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट बिफोर द सर्जरी। Following the members of the non-scrubbing anesthesiologist, pathologist, radiologist and assist of the anesthesiologist. ठीक है, एनेस्थेसिया के साथ जो असिस्टेंट रहेगा वो नॉन ओटी में उनको एंट्री नहीं रहती। एक बार उनका काम हो गया वो बाहर ही रहेगा। बाद में होता है पैथोलॉजी यानी कि डीएमएलटी वाला। ठीक है, फिर होता है रेडियोलॉजिस्ट यानी कि एक्सरे वाला। ये का क्या हो गया, नॉन स्क्रबिंग स्टाफ को। फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग स्टाफ। सर्जन है, सर्जन का क्या काम रहेगा, परफॉर्म इन द ऑपरेशन बेटर इन ऑपरेटिंग प्रॉपरली ऑफ पेशेंट। ऑल द अदर members of the operating room work in OT according to the surgeon. Surgeon guide the all staff who actively participate in the surgical procedure. सर्जन का वही काम रहता है कि प्रोसीजर कैसी होगी वो आपको बता देगा क्या करना है, यानी टाइम नहीं मिला तो वो भी नहीं करता है, सिर्फ पड़ा रहेगा, आपको बोलेगा ये वो ऐसा करना है वैसा करना है। किसी को पूछेगा वाइटल साइन क्या है, बीपी कैसा है, शुगर कैसा है, ऑक्सीजन लेवल कैसा है, ऑपरेशन में ये सारी चीज़ें क्या होगा उसको पूछा जाएगा। ठीक है, ये काम सर्जन का रहेगा। सर्जन का मेन काम रहेगा कि उसको जो भी मेन रोल है वो सर्जन का रहेगा। सर्जन सबको क्या करता है, हैंडल करता है, आप उसके क्या रहते हो, असिस्टेंट रहते हैं। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है कि रोल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनेस्थेसिया, ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनेस्थेसिया, assess the general condition of the patient before surgery and observe the patient in the recovery from the anesthesia. एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का काम क्या रहेगा, पहले उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाएगी, उसके पूरे रिपोर्ट्स देख लिए जाएंगे, तो पूरी तरीके से क्या करेगा, पहले बॉडी ऑब्जर्व कर लेगा। उसके हिसाब से वो क्या सोचेगा कितने ml में कितने अमाउंट में उसको ड्रग्स देना है, वो मैटर वो उसके हाथ में है। ठीक है, उसको इतना भी दे दिया तो ये काम कर जाएगा। जिसके जो बाल होते हैं, जिन लोगों के सफ़ेद होते हैं, उनको एनेस्थेसिया जल्दी नहीं चलता, उनको हाई डोज देना पड़ता है और एनेस्थेसिया ड्यूरिंग ऑपरेशन के वक्त क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। एक बार की केस थी, ऑपरेशन रूम में क्या हो रहा था, ऑपरेटिंग चल रहा था, लोअर का मतलब एक्चुअली जो चेस्ट का चल रहा था, तो बॉडी को भी उसको क्या किया था, एनेस्थेसिया देना। ड्यूरिंग ऑपरेशन करते तो पैर मिला, उनको पूछा गया तो वो पैर क्या था, वो इधर सारे अरे बड़ा बड़ा और बड़ा और बड़ा ऐसा चलता है, थोड़ा कॉमेडी रहता है। तो उस वक्त में फिर उसको वापस चढ़ाया गया ड्यूरिंग ऑपरेटिंग, इसलिए कभी कभी पास में भी रखा होता है। जिन लोगों के हमेशा याद रखना, जिन लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं उन लोगों को एनेस्थेसिया जल्दी नहीं चढ़ता। ठीक है, और उसी के साथ एनेस्थेसिया क्या करेगा, एलर्जी किसी चीज़ की, ये सारी चीज़ें को पहले क्या करेगा
देख लेगा, पहले पूछ लेगा, फिर बाद में क्या है उसको एनेस्थीसिया को देगा। एनेस्थीसिया हो जाने के बाद, ऑपरेशन वगैरह हो जाने के बाद एनेस्थीसिया का असर क्या रहता है, बाद में भी रहता है। अगर जैसे ऑपरेशन हो जाने के बाद किसी को 6 आवर में क्या होता है, हो जाता है, किसी को बाद में आ जाता है, किसी को 3 आवर आ जाता है, तो उसका काम रहता है उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन करना, इतना तो दिया है लेकिन अभी तो कोश क्यों नहीं है, कोश नहीं आया तो क्यों नहीं है, फिर सर्जन के साथ बात की जाती है। ठीक है, ये भी एक रिस्क ही रहती है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट में। अगर उसको ज़्यादा डोज दिया तो क्या होगा, मिक्स हो जाएगी आगे वाले टाइम में, पूरा मिक्स हो जाएगा। फिर है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन रोल है रिस्पॉन्सिबल फॉर द नर्सिंग सर्विसेज प्लानिंग ऑफ द ड्यूटीज। यानी कि नर्स वालों का काम क्या रहेगा, पूरा हाइजीन मेंटेन करना, प्रॉपर क्या रहेगा, पीटी चेकअप रहेगा, ये नर्सिंग वालों का काम रहेगा। ठीक है, ये पूरा पेशेंट की क्या करेंगे, बीपी शुगर ये सारे केस देखेंगे, टाइम हर 1 घंटे के बाद उसको चेक किया जाएगा कि उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, ऑक्सीजन से उसको चेक किया जाएगा। आप भी देखते हो पेशेंट जब रहता है तो बार बार क्या होता है, इसका चेकअप करने के लिए आते हैं, दिन में 2-3 बार तो वो आते हैं। ठीक है, वो काम रहेगा नर्सिंग। फिर है एनेस्थीसियोलॉजी असिस्टेंट एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनेस्थीसिया ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट पोस्ट ऑन एनेस्थेटिक रोल एंड प्रोवाइड असिस्टेंट टू द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का असिस्टेंट रहेगा, वो ऑर्डर देने के काम करेगा, वो जो बोलेगा वो उसका जो भी ऑर्डर है वो फॉलो करेगा। फिर उसके बाद उसका काम ये भी रहेगा कि पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करना है, जो भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उसको बोलेगा वो उसको करना होगा। ठीक है, और उस एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को एनेस्थीसिया के साथ से काम करने के लिए वही तक उसका रोल रहेगा। फिर ऑपरेटिंग रूम नर्सिंग नर्स एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइजर और ऑफ ऑल और नर्सेस असाइन द ड्यूटी प्लानिंग एंड ऑल नर्सेस सेम रहेगा। वहाँ पे एक नर्स क्या रहेगी, जो वेंटिलेटर है उसके पास एक नर्स रहेगी, एक आईवी फ्लूइड चढ़ाने के लिए एक नर्स रहेगी, एक नर्स ऐसे भी रहेगी जो क्लीनिंग करने वाली रहेगी, एक नर्स रहेगी जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो जो है उसको हैंडल करने का काम करेगी। ठीक है, तो ये सारे काम किसका रहेगा, नर्सिंग स्टाफ का रहेगा। ओटी में स्पेशल। ठीक है, नर्स का भी क्या रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में उनका सेक्शन रहता है। कार्डियो वाला है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो कार्डियो वाले नर्स अलग रहते हैं। ठीक है, फिर ऑर्थो वाले अलग रहेंगे, गाइनिक वाले अलग रहेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट वाले अलग रहेंगे, तो अलग अलग तरीके के नर्स रहते हैं और अलग अलग स्टाफ में उनका काम रहता है। तो ऑपरेशन वाले जो रहते हैं उनका काम पूरा ओटी में रहता है। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग रूम हेड नर्स है, जो हेड नर्स होती है वो सब उसके अंडर में सारे नर्सेस होते हैं, वो सबको कंट्रोल करने का काम होता है, उसको बोला जाता है हेड नर्स। स्टाफ नर्स है असिस्टेंट इन स्टेरिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्डर रिकॉर्ड परफॉर्म द असिस्टेंट एज एस्पेक्टिक। इसका काम रहेगा स्टेरिलाइजेशन में क्या करना, असिस्टेंट आपका असिस्टेंट रहेगा, आप सर्जन के असिस्टेंट हो, आपका असिस्टेंट नर्स रहेगा, स्टेरिलाइजेशन करते वक्त आपको उसकी हेल्प लगेगी। तब आपको बोलना है जी हाँ कॉटन लीजिए, जी हाँ स्वैब लीजिए। ठीक है, इस तरीके से डेटाइडिंग जो भी इक्विपमेंट रहेगा आपको वहीं पे रखना है, आपको काम करना पड़ता है, तो वो आपको हेल्प करेगी। उसी के साथ रिकॉर्डिंग, जब भी आप ऑपरेशन करोगे आपको ऑपरेशन का हर एक चीज़ का रिकॉर्डिंग रहता है और रिकॉर्ड्स किया जाता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग का काम भी उसका रहेगा कि ड्यूरिंग ऑपरेशन में कुछ गलती हो गया, ऑब्जर्वेशन रहता है, आप भी गवाह रहते हो उस चीज़ में, कोई भी गलती होती है, ये सूट मेरा सूट तुम्हारा ऐसा ही काम करना है आपको, क्योंकि अपने मन के सट्टे वाले होकर बहुत ज़्यादा कुछ कोई बोल दिया, ऐसा करना नहीं है, अपना कोई रोल पर मत दिखाइए वहाँ पे। ठीक है, जो भी गलती है वो सर्जन की होती है, आइदर किसी नर्स की गलती होती है, अपना सिर्फ असिस्टेंट का काम है तो अपन असिस्टेंट ही रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा किसी के बीच में ज़्यादा तुम्हें पे नहीं करना, कुछ ये नहीं करना, अपने आप पे आ जाता है। ठीक है, वो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, प्रूफ रहता है रिकॉर्ड्स, यानी कि फिर ये जो रिकॉर्ड्स रहते हैं ये एनएमसी वाले जब चेक करने के लिए आते हैं तो हर एक सर्जन की पार्ट करके देते हैं। ठीक है, हर एक सर्जन को आंसर देना पड़ता है, आपके पास ये केस है तो ये केस में आपने इतना क्यों ज़्यादा किया है, ये क्यों किया है, आपने ये क्यों यूज़ किया है, बहुत सवाल जवाब रहते हैं, पूरी हाथ में आ जाती है सीधी सर्जन लोगों की भी। ठीक है, एनएमसी वाले जब आते हैं तो या तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या तो आपका पूरा हॉस्पिटल इधर हो सकता है। एनएमसी वाले हर एक क्लिनिक में रहते हैं, जैसे मेरा क्लिनिक है तो मेरे क्लिनिक में मुझे चेकअप के लिए कभी भी आ सकते हैं, बताते नहीं है कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ का अलग अलग रूल रहता है। ठीक है, जैसे हमारी इसमें रहता है कि मेरे पास अगर
सिरिंज भी एक भी दिखी मेरे पास, एलोपैथी एक भी दिखी तो मेरे को 2 दिन की जरूरत। ये 2 मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ऑल क्लियर चाहिए, जो चीज़ें हमारे रूल में है, मुझे जो चीज़ें क्लियर भी चाहिए, मुझे मेरे पास वो सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर चाहिए। मेरे पास नहीं है तो मुझे जुर्माना पड़ेगा, ठीक है, मुझे पेनल्टी पे करना पड़ेगा, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं रहता, बड़ा ही रहता, ठीक है। तो हमें हम जब मतलब प्रैक्टिस भी करते हैं ना पूरे सिक्योरिटी के साथ करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर चाहिए आपको, उसको रिन्यूएशन बार बार करना पड़ता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर चाहिए, आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए। इसीलिए जो फॉर्म पर आते हैं ना कंफर्मेशन फॉर्म ऑपरेशन में ले जाने से पहले, उसी के लिए होता है। अगर आप बाय मिस्टेक आपने नहीं करा तो आगे वाला तो आपको फिर कभी भी केस कर सकता है, बराबर, इसीलिए आपको सेफ रहता है। फिर स्टाफ नर्सेज प्लान द नर्सिंग इंटरवेंशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नर्सिंग सर्विसेज, प्रोवाइड स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स नर्सिंग केयर, इवैल्यूएट द नर्सिंग एक्शन, ठीक है। ये क्या करेगी, प्रॉपर प्लानिंग बताएगी आपको कि देखिए आपको ये पोजीशन देनी है, आपको ये पर्टिकुलर पार्ट की शेडिंग करना है, क्लीन और क्लियर रखना है, फिर उसको स्टेरिलाइज करके वहाँ पे एक शीट लगवानी है और आपको क्या करना है, पूरा रेडी करना है। सेम थिंग रहेगी इधर, आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं, ज़्यादा के एक्स्ट्रा के इंस्ट्रूमेंट कौन से वो आपको नीचे में रखना है फॉलो के, और ट्रॉली के ऊपर जो लगने वाले हैं वो रखना है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। ओटी टेक्नीशियन का अभी मेन रोल है जो आपसे रिलेटेड है, आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को रिसीव करना पड़ेगा, मेंटेन द सीरियलाइज फील्ड है, मेंटेन ऑफ द रिकॉर्ड है, ये आपका भी काम रहेगा, क्योंकि नर्स वालों को इजाज़त नहीं है, चाहे वो पूरा रिकॉर्डिंग रखती हो, बट जो राइटिंग स्किल का रिकॉर्डिंग रहता है वो ओटी वालों का काम रहता है, कैटलर वालों का भी सेम काम रहेगा, ठीक है। फिर आपको पेशेंट को रिसीव करने से पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी आप पेशेंट रिसीव करते हैं, जो भी नर्स ने पूरा डाटा दिया है, फाइल भी लिया है, 1 घंटे पहले जो भी बीपी चेक शुगर वगैरह दिया है वो आपको पहले देखना है, क्योंकि आपके आपको असिस्टेंट, और जब सर्जन आता है तो सबसे पहले किसको पूछेगा, आपको पूछेगा, आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज देना पड़ेगा, ये सर ये साइड में एल्बम में पर्टिकुलर कौन सा डॉक्टर है, कौन सा साइड में है, राइट रीजन है, राइट एपोलाइस्ट है, राइट ईपीएस है, कौन से रीजन में आपको ऑपरेशन करना है, अपेंडिक्स का है तो प्रॉपर लोकेशन आपको बताना है, आपने गलत लोकेशन निकाली तो गलत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो दोबारा सेम इंस्ट्रूमेंट दोबारा आगे वाला कि आपको कैसे मिलेगा, पहले कैसे आप निकाल चुके तो दोबारा ऑपरेशन के लिए आप उसको लेके जाएंगे वापस आपको आपके जेब में से पैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर लोकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास सर्जन आता है तो उसको बोलना है कि सर बीपी हमारे थोड़ा सा लो है, क्या है, आपको सारी चीज़ें बतानी है, हीमोग्लोबिन अच्छा है, बीपी नॉर्मल है, शुगर भी बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेस है, एंजाइटी कैसा है, रिलैक्सेशन में क्या सब प्रॉपरली बराबर है, ऑक्सीजन लेवल भी बराबर है, रिस्पिरेशन अच्छे से प्रॉपर काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पूछा जाएगा, है तो कितना है, वो भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, बीपी है तो बीपी कितना है, सब कुछ आपको ऑपरेशन करने से पहले जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका हिस्ट्री का जो केस है वो पहले आपको पढ़ लेना, हिस्ट्री केस पढ़ लेने के बाद आपको पता चलेगा इस हिस्ट्री से रिलेटेड ये ऑपरेशन की जाती है, ये प्रोसीजर उसमें होती है, उसमें अगर कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं तो आपको पता चलता है कि देखो इसको इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। फिर प्रोवाइडिंग प्रॉपर पोजीशन, ये आपका काम रहेगा, कौन सी पोजीशन देंगे ऑपरेशन के हिसाब से, ये भी आपका काम रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट, उसके बाद ऑपरेशन हो जाने के बाद उसको ट्रांसफ़र करने का काम भी आपका रहेगा, पेशेंट को लेके जाओ और जनरल वार्ड में शिफ्ट करना है, आईसीयू में शिफ्ट करना है, ये आपका काम रहेगा। फिर स्टेरिलाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द बिफोर सर्जरी, ठीक है, सर्जरी हो जाने के बाद भी आपको स्टेरिलाइजेशन का काम आपका रहेगा और उसके पहले भी स्टेरिलाइजेशन का काम आपका रहेगा। असिस्टेंट इन वेयरिंग ऑफ द सर्जिकल गाउन, आपका काम नहीं कि आपको सर्जन को सर्जिकल गाउन पहनाना है और ग्लव्स भी आपको पहनाना पड़ता है, इसीलिए सर्जन का भी ग्लव्स का नंबर कौन सा है ये आप पहले ही याद कर लिया करें, ठीक है, उसके हिसाब से। एंश्योर एंड कीप द आर्टिकल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सर्जरी रेडी, आपको इसका भी ध्यान रखना है कि सर्जरी है जो जिस टाइप की सर्जरी है उसके हिसाब से आपको सारे इंस्ट्रूमेंट क्या करना है वहाँ पे रेडी रखना, ठीक है, कोई भी मिस नहीं करना। Assistant operating technique train and the junior OT staff needed which provide the assistance to the operating technique in their duties, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। फिर क्वालिटीज एंड द रोल ऑफ स्टाफ,
इंटरपर्सनल स्किल है, मोटी स्टाफ है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन स्किल, स्टाफ मेंटेन प्रेशर है। सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कम्युनिकेशन कैसा रखते हो दूसरों के साथ, ये मैटर करता है। रही बात अपने ही घर वाले जैसे कोई एक्टिव है तो आप देखोगे स्टाफ के मेम्बर्स कैसे बात करते हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, चिल्ला के कभी बात की करते हुए देखेगा। सिस्टर को छोड़ दो, सिस्टर कैसे भी करती है, ठीक है, लेकिन सर्जन कभी भी आता है बहुत पोलाइटली बात करता है, तो डॉक्टर होता है, डॉक्टर का असिस्टेंट भी आएगा, फिर भी वो इतने प्यार और पोलाइटली बात करता है, पूछता है अच्छे से आपने खाना खाया क्या, हो गया क्या, आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सारी चीज़ें अपन कैसे पूछते हैं, पोलाइटली पूछते। एक बात बताओ, उसी का अपोजिट हो गया, आप जा रहे हो, आपके साथ बहुत खुदली कोई कोई बात है, एक बात बताओ, आगे वाला पूरी तरीके से आपसे बात करेगा क्या, नहीं करता। कुछ प्रॉब्लम है तो आधे तो डर के मारे बताएंगे ही नहीं आपको कि सर मुझे ये प्रॉब्लम, तो छुपाएगा, क्योंकि आप इस तरीके से बात करोगे आगे वाला खुल के बात नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, आपको आपके रिज्यूम में डालना है, कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, ये आपको स्किल्स में डालना है, ठीक है। इसी के साथ जो भी आपकी अदर देखो स्किल्स के इसमें आपको सिर्फ आपके फील्ड से रिलेटेड ही डालना है, ठीक है। रही बात हॉबीज अलग होती है, ठीक है, लैंग्वेज आपको डालना है रिज्यूम में, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट डालो, फिर उसके बाद एजुकेशन डालना है, एजुकेशन के बाद आपका कोई एक्सपीरियंस है या फिर कुछ लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप जिस चीज़ में आप जॉब कर रहे हो आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रहेगा आपको आपके स्किल्स आएंगे, आपके हॉबीज आएंगे, और रहेगा लास्ट में रिक्वायरमेंट भी रहती है, रेफरेंस भी रहता है, मेडल और आपके सर्टिफिकेट भी रहते हैं, एक पेपर्स कुछ तो भी रहता है जिसमें आपको आपका स्टेटमेंट देना पड़ता है, ठीक है, वो आपको डालना है। इस तरीके से आपको पूरा रिव्यू क्या करना है, बनाना है। इसी के साथ आपको पर्सनल डिटेल भी रहती है, आप नंबर जो भी दोगे आपका वो एक पर्सनल नंबर अलग से रखिए, आपका प्रोफेशनल नंबर अलग से रखिए, ठीक है। तो आपको आपका नंबर, आपका एड्रेस, आपका नाम, ये सारी पर्सनल डिटेल आपको देना पड़ता है, ये होता है। इस तरीके से आपका बनता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जैसे कि अभी समझ जाइए आपका मॉर्निंग स्टाफ अलग था, इवनिंग स्टाफ अलग है, तो आपको मॉर्निंग स्टाफ के जो पेशेंट थे उनको कुछ रात में कुछ तो भी प्रॉब्लम आया है, दिक्कत हुई, आपको नहीं पता मॉर्निंग में इसका हाल कैसा था, तो आप क्या करोगे, तुरंत इंचार्ज को पूछोगे, इंचार्ज ये नंबर का पेशेंट है, इसका ये नाम है, इसको अभी ये हो रहा है, तो बताइए आपको सुबह क्या किया था और अभी क्या करना है। तो आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करते आना चाहिए। कभी भी इमरजेंसी केसेस आते हैं या फिर कुछ भी माइल्ड भी प्रॉब्लम है, जनरल पार्ट में भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, टू मच वोमिटिंग हो रहा है, हद से ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, नर्स को एक बार हिस्ट्री पूछना है, आपको पहले नर्स को हिस्ट्री पूछना पड़ेगा। क्यों, जब डायरेक्टली आप सर्जन को पूछोगे तो सर्जन क्या बोलेगा, सुबह में क्या खाया था, वो तो पहले खुद हिस्ट्री लेगा। सुबह में तो आप थे ही, नाइट ड्यूटी आपकी है, गालियाँ खानी पड़ेगी, पहले उसको क्या करते हैं अपन आधी रात को कॉल करेंगे, उसकी नींद खराब करते हैं, पहले चिड़चिड़ाहट करेगा, इसलिए पहले नर्स को कॉल करेंगे। कभी याद रखना, कुछ भी प्रॉब्लम होता है सबसे पहले नर्स को कॉल, नर्स से पूरी हिस्ट्री ले लो, नहीं समझ में याद नहीं रहता पहले लिख के रखो जो पॉइंट है, ठीक है। फिर करो सर्जन को दो, सर्जन जो जो सवाल पूछता है वो आपको बताना नहीं है, किसी सवाल का जवाब जो अपन ने रीचेक नहीं किया सर्जन आपको तुरंत बताते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। मैं मेरे नाइट ड्यूटी देखो ना ऐसे अच्छे से बात करना, तो मैं आपको बताती हूँ, पहले बोल देना, अच्छे से बात करना, सॉरी सर आपको फील होता है ऐसा ऐसा, तो वो भी समझ जाता है, डांटना नहीं, पहले वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। फिर एक कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव यानी कि आपके मेंबर से, सर्जन से, पेशेंट से, उसके रिलेटिव से क्या करना है, उसको थोड़ा संभाल के लेके चलना है। इतना भी सीवियर प्रॉब्लम की बना रहे क्या करना है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बहुत अपनी इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा गलत बिहेवियर, सारा किसी का कुछ ऑपरेशन होता नहीं, तुरंत सारे रिलेटिव एक के पीछे मिलने के आ जाते हैं, बहुत गलत। जब भी सर्जन और उसके पास आ जाने के बाद जो पेशेंट होता है 10 बार वही चीज़ पूछती है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, कैसे क्या हालत हो गई, कैसे क्या हालत हो गई, ऐसी चीज़ें रहती हैं। वो क्या होता है ना, उसके माइंड में इतना फिट हो जाता है ना पेशेंट में, वो चीज़ें लेके बैठते हैं, और उसको ऐसा लगता है कि सारा अपने पास इतनी चीज़ें जैसे
बच्चों का होता है ना, सेम थिंग पेशेंट रहने के बाद होता है कि इतना सीरियस था था मेरा केस कि लोग इतने मिलने के लिए आ रहे हैं, कि इतना कुछ हो गया कि मुझे ऐसा ऐसा लगता है इसको। तो वो चीज़ ना वो लेके बहुत बैठी, उससे क्या होता है, एक तो निगेटिव थॉट्स करना शुरू होते हैं। इसीलिए पेशेंट के सामने और पेशेंट की कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कभी देखा है क्या सर्जन ने कभी उसके सामने बात की है, नहीं इसका तो काटना ही पड़ेगा, कभी बोला नहीं, कभी भी पेशेंट के सामने कभी भी कोई भी डॉक्टर बात नहीं करता। उसको उसके साथ जो भी आया है उसको ऑफिस पे बुला के, जो भी उसका ऑफिस रहता है वहाँ पे बुला के क्या करते हैं, उनके साथ बात की जाती है। पेशेंट के सामने अगर आप सारी बातें करोगे तो पेशेंट क्या होता है, आधा होने पे खत्म हो जाता है। तो एक बात ऑपरेशन में तो अलग, किसी को होता है फर्स्ट टाइम कुछ, मतलब कोई लोग ऑपरेशन में जाते हो, ओटी में जाते हो, उनको तो आधा देख के ही बड़े बड़े मशीन्स के वो देख के वो तो रहता कुछ नहीं है, तो अपन को पता रहता है क्योंकि उस चीज़ से रिलेटेड अपन को नॉलेज रहता है, लेकिन वो पहली बार देख रहा होता है, वो सब कुछ देख के तो वो पहले डर जाता है। इसलिए एनेस्थीसिया को पहले ही इसको क्या दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर ओटी में लेके जाएंगे उसको, वैसे भी कुछ कुछ नहीं रहता, उतना नींद रहता है, ठीक है। तो ब्रेन जो रहता है उसकी स्लो वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर उसके बाद भी क्या होता है, पेशेंट ऑपरेट हो जाने के बाद 10 बार लोग मिल जाएंगे, उसको वापिस उसको रेस्ट करने ही नहीं देते, वो बेचारा रेस्ट करने जाता है तो वो कोई आएगा, फिर अपने आप को बहुत रहता फॉर्मेलिटी, लोग क्या करेंगे, वो वाली चीज़ें रहती है। तो फिर क्या उसको वापस नींद उसकी होती नहीं है, उसके फिर मिलने नहीं दिन चले जाते हैं, तो कोई आ रहा है वो आ रहा है, धीरे उसके साथ बात करो, 2 मिनट के लिए बात करो, ऐसा वैसा यही चलते रहता है, मतलब उसको रेस्ट तो कभी मिलती नहीं। मेरे घर में सीधी बात, किसी का कितना भी बड़ा ऑपरेशन जितना हो जाए, मेरे घर वाले कभी नहीं जाते, 1-2 मंथ के बाद ही जाएंगे, उनको गुस्सा आया तो चलता है, हम बाद में जाएंगे तो उनको बोल देते हैं हमारा, हम किसी को तकलीफ देने की जाती है। पेशेंट को आप उसको उठ के बैठना पड़ता है, घर पे कोई नहीं रहे तो चाय भी उसी को बनानी पड़ती है, खाली कुछ करें किसी को तकलीफ देते हैं, पेशेंट को और ज़्यादा खराब करने का काम हम जग जाते हैं। इसीलिए क्या करो, उनको तकलीफ ना दो, इसीलिए क्या करते हैं, जब स्टाफ मेंबर्स जो क्या करते हैं रिलेटिव्स को लेने के लिए मना के करते हैं। फिर क्या होता है, उसमें भी एक अलग अलग तरीके के रिलेटिव्स रहते हैं, हाँ भाई वो अलग रहते हैं, तो मेरे घर में बाजू में रहती थी ना, हाँ उसको ऐसा हो गया, वो तो चली गई, अजून त्याचं समोर मरायच्या गोष्टी करतात, तर अर्धा माणूस अजून तिथे फसते। मैक्सिमम तो केसेस ऐसे हैं जिन लोगों की डेथ का रीज़न ही है, तो लोग ट्रीटमेंट लगा के बहुत कुछ लोग होते हैं, आगे वाला जो होता है उसको लगता है कि शायद मेरे साथ ये रीज़न रहता है। इसलिए क्या करो, कभी भी रिलेटिव्स को मिलने मत दो, कोई भी आपके कुछ भी अगर ऐसा बात कर रहा है तो सीधा बोल दो, रुके बोलना, देखिए आपको जो भी बात करना है पेशेंट के सामने ये बात करनी नहीं है, आप स्टाफ में हो, आप हॉस्पिटल में हो, सीधा बोलिए, ठीक है, कि आपका काम है और आगे वाले को भी मोटिवेट करने का भी काम आप ही होगा रहता है, ठीक है। और देखो उसके साथ में जो भी रहता है, आगे पीछे करने वाले कोई नहीं रहता, उनको भी मोटिवेट करने का काम अपना ही रहता है कि देखो कुछ नहीं होगा, नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसी कुछ घबराने वाली बात है, ठीक है। देखो लोग जो होते हैं ना, जिधर आप लेके जाओगे ना वो उधर साइड चले जाए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग है, ठीक है। फिर एम्पैथी, द ओटी स्टाफ शुड हैव अ एम्पैथी टू फीलिंग ऑफ द पेशेंट एंड द ओटी स्टाफ प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट। वही था कि मेंटली उसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उसको मोटिवेट करना है, क्या है एम्पैथी। अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट प्रॉब्लम फीलिंग मिक्स प्लान टू बी सॉल्व, ठीक है। अभी ओटी में लेके जाने से पहले क्या होता है, कुछ पेशेंट क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, उनको क्या प्लान करने का काम भी आपका है, उसके साथ बात करो, देखिए कुछ नहीं होगा, छोटा सा ऑपरेशन में कुछ नहीं होता है, ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत, अगर आप घबरा जाओगे तो क्या होगा, हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छे से क्या करना है, समझाना है कि वो समझ जाए, ठीक है। ये आपको भी ये भी काम आपका है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल है वही जो अपन अभी तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर है ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर, आपको क्या करना है, अच्छे से पेशेंट के साथ बिहेव करना, अगर उसको कुछ तकलीफ हो रही हो क्या करना है, उसको समझाओ, संभालो, ठीक है, उसके साथ बात करो, देखिए मैं आपको डॉक्टर के साथ बात करूँगी, फिर आपको बताऊँ, ठीक है। कुछ भी रहता है, किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता रहता है, कुछ अंदर वाली बातें होती है जो बाहर लीक हो जाती है कभी कभार, जो हमें नहीं पता रहती है, और सर्जन और गार्जियंस के बीच में क्या होता है, वो बातें हुई रहती है,
तो ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है तो उनको समझाओ। अगर पेशेंट पूछता भी है आपको पता भी है सीरियस प्रॉब्लम है तो उनको बताना है, ठीक है। ये काम नहीं रहता है, पेशेंट पूछता है, घर वाले बताते नहीं है ना, बताने के लिए मना किए जाते हैं तो आपको फिर कुछ नहीं लगता है तो नहीं बताना, कुछ नहीं बोलना, सब बोलते तो बोला कि आपको 5 दिन छुट्टी हो जाएगी, जो ऐसा ऐसा वही बात चल रही थी और कुछ नहीं। बस इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको ये करना है। फिजिकल कैपेबिलिटी यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ानी है, खाने पीने में उनको बोलना है डाइट अच्छे से लें, जो भी आप जरा पथ्य अपन बनते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी किडनी से रिलेटेड, कार्डियो से रिलेटेड क्या करना है, कार्डियो से रिलेटेड है तो क्या करना बोलना पड़ेगा, साबुदाना, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, ब्लॉकेजेस क्लियर करता है, मतलब क्रिएट करता है, ठीक है। इसीलिए कार्डियो से रिलेटेड जो भी रहता है उनको ऑयल भी अपना नॉर्मल ऑयल खाने के लिए मना कर दिया जाता है, उनको जे फल्लीचं तेल असते ते खायला सांगतात। इसकी वजह से ये ऑयल जो रहता है ना वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। कम ऑयल में आप खाना खाइए, ठीक है। तो ये ऑयल फ्री खाना कार्डियो से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, बराबर है। ये सारा आपको कम्युनिकेशन उनको बोलना पड़ेगा। देखिए अभी किडनी से रिलेटेड है, किडनी का स्टोन हुआ है, किसी को क्या बोला जाएगा, स्पिनच मत खाइए, ठीक है। आपको पनीर मिल्क के प्रोडक्ट नहीं खाना है क्योंकि उसमें कैल्शियम क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर इसी के साथ शुगर क्या करनी पड़ेगी, उनको मेंटेन करना है, ठीक है। तो उनको पूरा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। किडनी स्टोन शुरू हुआ है तो ऐसे जो डाइट से रिलेटेड है तो आपको फिजिकली उनको क्या करवाना है, फिट कराना है। अभी फिजिकली फिट अपन किसके थ्रू करते हैं, लास्ट ऑप्शन रहता है वो खाने के थ्रू। उसको नारियल पानी हो गया, फ्रूट का जूस है, उसके बाद क्या खिचड़ी हो गया उससे भी मिलता है, घी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे अपन उनको प्रोवाइड करेंगे। फिर है क्विक रिस्पॉन्स, गुड एंड स्पीड होगी स्टाफ टेक क्विक रिस्पॉन्स इन इमरजेंसी। अभी इमरजेंसी केस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खुद को संभालो, माइंड को प्लान रखो, केस क्या है पहले देखो, पूरा ऑब्जर्वेशन करो जिससे रिलेटेड हो कि कौन ड्रग्स यूज होगा, ये सारी चीज़ें क्विकली क्या होगा रिस्पॉन्स करो। इस चीज़ का अगर आपने आदत डाल दी, आपको देखने की एक बार आदत होगी होती है तो आपको इमरजेंसी केसेस में देखो तो कुछ नहीं लगेगा। जैसे अभी किसी को जैसे सिस्ट है या फिर किसी को बहुत इमरजेंसी केस में देखते हैं, जेनेटल से रिलेटेड अगर कोई आता है या फिर एक्सीडेंटल केस लेते हैं, किसी का फ्रैक्चर है, आप क्या करोगे, तुरंत उसको एक्सरे के पास भेजोगे, जब भी एक्सरे निकल रहा है उसका ऑक्सीजन मीटर सारा सब कुछ आप चेक करोगे, बीपी चेक करोगे, हेल्थ कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है कैसा है कि आप देखोगे, नहीं है तो तुरंत क्या करोगे, उसको डीएनएस चढ़ाओगे, ग्लूकोज दोगे ना आपको, डीएनएस होता है शुगर, नॉर्मल सलाइन होता है न्यूट्रिशन का काम करना है, और आरएम भी क्या करता है, ये काम करता है, ब्लड बनाता है, ब्लड से रिलेटेड करता है, ठीक है। तो अगर उसमें विटामिन की कमी तो आप डीएनएस चढ़ाओगे, नॉर्मल सलाइन चढ़ाओगे उसको तुरंत, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑर्थोपेडिकल सर्जन आते हो उससे पहले आपको सारी डिटेल क्या करनी पड़ेगी, कलेक्ट करनी पड़ेगी, बीपी शुगर कुछ इसके अलावा और कुछ कहीं पे लगाया गया, अगर वो गिरा है, अगर चेस्ट के पास में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करना पड़ेगा। सोनोग्राफी से पता चलेगा कि मसल्स में कहीं पे कुछ गड़बड़ है क्या, चेस्ट के पास, तो उसके पास है तो फिर हार्ट को कुछ हुआ है क्या, बराबर, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। फिर हार्ट बीट आपको चेक करनी पड़ेगी कि देखो तो सही हार्ट बीट सही तो चल रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, जो हार्ट की रेट है वो हार्ट का रेट अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि नहीं यानी हार्ट में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे इमरजेंसी केस में ड्रग्स कौन से लगेंगे, क्या लगेगा, इमरजेंसी ड्रग्स कौन से है, क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो कौन सा क्या देना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा उसके बॉडी में। ऐसी चीज़ें आपको क्या है, इमरजेंसी में जितना आपका स्टाफ मेम्बर्स जितने जल्दी क्विकली रिस्पॉन्स देते उसी को बोला जाता है क्विक रिस्पॉन्स। फिर है वर्सेटिबिलिटी। A great nurse has a versatility in the performance of the procedure and the knowledge related to use the indication of the instruction instrument। अभी ये होगा इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, क्योंकि देखो जो मासी होती है ना उसको बहुत साल का तजुर्बा होता है, तो उसको पूरा प्रॉपर पता है ये डॉक्टर है इसका, उसको नेचर से लेकर उसके घर के खानदानी से लेकर पूरी पता रहता है, A to Z पता रहता है। इसलिए मासी को जब भी हो तो सर्जन के बारे में पूछ ले, क्योंकि सर्जन कैसा है उसकी प्रोसीजर क्या है, मासी आपको बताया कि आप बताना चाहिए नहीं का हमें रहना है, हमें उनको हैंडल करना है, हम असिस्टेंट है उनके, आप पता नहीं फिर कैसे क्या प्रोसीजर, उनको सारा पता रहता है कि ये इंस्ट्रूमेंट के बाद ये इंस्ट्रूमेंट लगेगा करके, क्योंकि उसकी टेक्निक पता है ना, उसकी टेक्निक पता है, वो प्रॉपर उसी चीज़ में माहिर होता है हर एक सर्जन, कि उसको उसी केस से रिलेटेड उसके
उसके पास वही केसेस ज़्यादा रहते हैं, उसकी टेक्निक पता ना मासी को रहती है, इसलिए मासी को उस चीज़ के लिए पटाते हैं, ठीक है। फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आप वर्किंग टाइम में भी आप फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि एग्जैक्टली होगा क्या है कि आप हर किसी के साथ मिक्स होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक आप हर एक इंसान में आप मिक्स होते हो, आप फ्लेक्सिबल, कुछ रहता है कोई भी रहता है नहीं, जसं खूपच ॲटिट्यूड आहे असं आहे नाही की आपल्या याच्यात नाही असं तिचं असं आहे की अदर कास्ट आहे असं 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 करून चालत नाही, तो उसको एकत्र है, ठीक है। फ्लेक्सिबल म्हणजे सबको साथ में लेके आप चल रहे हो, आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, आप टाइम भी मैनेज कर रहे हो, आपका टाइम नहीं है फिर भी आप कभी कभी इमरजेंसी रहती है तो अपन क्या करते हैं खुद जाते हैं, हाँ इतना सारे तो काम ही कर लेते हैं, चल कोई बात ओटी का कोई टाइमिंग नहीं रहता, 8 आवर की आपकी कंपलसरी ड्यूटी रहती है, 8 आवर के हिसाब से ज़्यादा भी आपको काम करने की जरूरत पड़ सकती है, बराबर है। आपको उस माइंड से क्या करना पड़ेगा, मेंटलिटी से आपको बहुत स्ट्रांग और पहले ही प्रिपेयर हो जाना, ठीक है। फिर एक कंसिडरेशन, ओटी स्टाफ रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस एंड द कल्चर बिहेवियर ऑफ द पेशेंट एंड द अदर पीपल्स, आपको अदर पीपल को भी क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। कई बार कुछ प्रॉब्लम होती है, आगे वालों को नहीं पता रहती है कि इसका साइड इफेक्ट है या फिर ड्रग्स का साइड इफेक्ट है, वो खाना करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि सलाइन खत्म हो गई है, आपका ध्यान नहीं है, खाना चिल्ला गया, ऐसे प्रॉब्लम जो आपको सामने आए होते हैं, तो आपको उनको वो गालियाँ दे रहा है कि आपण गालियाँ देंगे ये गलत है, गल्यासोबत गलं व्हायचं नहीं है, ठीक है। अगर वो कितना भी चिल्ला के बात करता है, अपन को क्या करना है, पोलाइटली बात करना है। हमेशा आप देखोगे जो काउंटर टेबल पे जो असिस्टेंट होती है वो हमेशा लेडीज होती है, हॉस्पिटल में जितने भी हॉस्पिटल में जाओगे तो काउंटर टेबल पे जो लेडीज बैठी रहती है वो लेडीज ही होती है, मेल नहीं होती, क्यों होता है पता है, क्योंकि लेडीज के साथ कोई जुआन नहीं रह सकता, वो स्टेट के साथ में आता है भाई, अगर वहाँ पे नहीं होता है बात कहाँ पे आ जाएगी, मार्केट पे आते हैं, क्योंकि लड़कों का ईगो बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे वो आदमी से कोई भी रहे, एज के हिसाब से लोगों का ईगो बहुत बड़ा होता है, ईगो बहुत हर्ट हो जाता है गालियाँ देने के बाद, तो वो सीधा मार्केट पे आ जाता है, तो इस चौक में आप उस चौक बस इसमें आ जाता है, इसलिए हमेशा लेडीज़ होती है, क्योंकि लेडीज़ जो होती है वो उसमें कैपेसिटी होती है, कुछ अभी तो नहीं है इस जनरेशन में कैपेसिटी किसी केस में, भी ऑनेस्ट बात की जाए तो करेगी भी, लेकिन वो उनका काम रहता है तो पोलाइटली बात करना, अच्छे से समझाना, और क्या होता है ना जब लेडीज रहती है ना तो जो जेंट्स होता है वो ज़्यादा बहस नहीं करता उसके साथ, तो ना ही उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसको कुछ ज़्यादा बोला जाता है, इसलिए हमेशा लेडीज रहती है, ये माइंड सेटअप रहता है, और बिजनेस का एक टैग एंड ट्रिक है, तो हॉस्पिटल में हमेशा लेडीज होती है काउंटर पे, ठीक है। फिर गुड अटेंशन, मतलब आप कोई भी चीज़ में क्या कर रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो किसी का, आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आप सर्जन का अच्छे से बात कर रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो, उसका जो भी नॉलेज आपको दे रहे हैं आप वो नॉलेज प्रॉपरली ले रहे हो, उसी के साथ आपका डिस्टर्बिंग माइंड है तो समझ जाता है कि अपन इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आगे वाला का ध्यान है तो वो क्या करेगा, पढ़ाना छोड़ देगा, जो पढ़ने लायक है उसके लिए वो क्या करेगा, डीपली उसको पढ़ाता है, जो पढ़ने लायक नहीं है उसको ऊपर ऊपर पढ़ा के खत्म कर देता, ध्यान ही नहीं देता पहली बार। फिर इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि किसी पेशेंट के साथ आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया और ऐसा हो गया कि आपको 2 दिन बाद उसकी खबर मिली कि वो मर गया, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा क्या हो जाओगे, आपका अटैचमेंट बढ़ गया था, तो आपने क्या कर दिया, आपका दिल थोड़ा रुक गया, क्योंकि अटैचमेंट बढ़ चुका था, इतने अच्छे से बात कर रहे थे, इतना बेटी बेटी करके बात कर रहे थे, ऐसा मसला किसी भी पेशेंट के साथ कभी भी लगा नहीं रहता, अपनी काम है प्रोफेशनली रहना है, प्रोफेशनली क्या करना, अपनी ड्यूटी निभाना है, अपने प्रोफेशन में ही आता है कि अपने को बात कैसी करनी है, अच्छा करना है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ रिलेशन नहीं करना है, ठीक है, कोई भी हो जाए, ओल्ड एज है कोई भी रहे, लेकिन अपने को अपने काम से मतलब रखना है, किसी के साथ भी इमोशनली अटैच नहीं होता, सर्जन अगर इमोशनली अटैच रहता है तो वो काट कर पाता है, कभी भी सर्जरी कर पाता है नहीं कर पाता, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है इसलिए क्या कर पाता है, सर्जरी कर पाता है, अगर सर्जरी नहीं कर पाता तो क्या होगा, लाइफ में कोई डॉक्टर बनता नहीं बनता, इसलिए इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, इमोशनली थोड़ा ज़्यादा किसी भी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं होना है। फिर है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी कि आपको आपके रूल और लिमिट के हिसाब से आप रहना, आपको जो रूल है वही करना है, आपका जो वर्क है रोल है आप वही तक क्या करें काम करें,
आप बोलोगे कि मैं सर्जरी करता हूँ तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो आपका रोल नहीं है, ठीक है। फिर ये रिस्पेक्टिव नेचर यानी कि सारे फंक्शंस आप प्रॉपरली रेगुलर हो, आप कल्चर और सारे अदर एक्टिविटीज़ में भी आप क्या हो, एक्टिव हो, तो इसको बोला जाएगा कि हर एक चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हो। चाहे कोई भी फंक्शन होता है, कुछ पार्टीज होती है, आप कहीं घूमने के लिए जाते हो, पिकनिक होती है हॉस्पिटल के साथ की, तो आप हर एक चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो अदर एक्टिविटीज़ भी आपको मैटर है, ठीक है। तो रहता है रिस्पेक्टफुली नेचर कि आप सबके साथ कैसे बात कर रहे हो, रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, सबका आप किसी के साथ आप आर्गूमेंट्स नहीं करते हो, ये हो गया रिस्पेक्टिव नेचर, ठीक है। फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओटी एंड स्क्रब स्टाफ, ये सवालों में पूछा जाता है, ये आता है क्वेश्चन इसमें पेपर में पूछा जाता है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओटी एंड स्क्रब स्टाफ, प्रिपरेशन करना है सेम है, पेशेंट की सर्जरी के पहले भी होना है, फास्ट करेंगे, बीपी शुगर नहीं है, प्रिपरेशन है। टेस्टिंग ऑफ द टेक्निक यानी कि प्रॉपर उसका फंक्शनिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बीपी बढ़ा है, कहीं पे कुछ हुआ है, घबराहट से हो रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना। असिस्टेंट है ओटी स्टाफ प्रोवाइड द एक्सीलेंट असिस्टेंट ऑफ द सर्जन ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी करते हो क्या चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस वाला क्या चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, ठीक है। सुपरवाइजर है स्टाफ ऑफ सुपरवाइजर स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज, उनका काम क्या है, अगर यूज़ किया है अलग, अभी किडनी के पास का है, अभी वॉल के पास अगर आर्टरी जो है जो कनेक्टेड है हार्ट के पास, वही इंस्ट्रूमेंट दोबारा यूज़ करना है हार्ट के पास, किडनी का आप वापस इंस्ट्रूमेंट वॉल के पास कर पाओगे क्या, आर्टरी के पास नहीं कर पाओगे, तुरंत क्या करना पड़ेगा, वही के वही स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, तो स्टेरिलाइजेशन का स्टाफ वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वो भी आपको क्या करना है वहाँ पे अवेलेबल रखना है। फिर रिसर्च, इन्वॉल्व इन रिसर्च, ओटी स्टाफ में जो भी रिसर्च हो रहा है, रिसर्च एंड भी कॉम्प्लिकेशन आने के बाद आपको कुछ तो भी नया सीखने को मिलता है। अलग अलग तरीके से क्या होता है, अलग अलग डिसीज रहते हैं, और डिसीज के साथ हर बार अलग अलग तरीके से क्या आता है, पेशेंट अलग अलग डिसऑर्डर लेके आता है, किसी को शुगर रहेगा किसी डिसीज के साथ, तो किसी को शुगर नहीं रहेगा, किसी को थायराइड, किसी को किडनी स्टोन हो सकता है, किसी को कुछ हो सकता है, ठीक है, उस तरीके से रहेगा। तो मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या है, आपको सीखने को भी अलग लगेगा। अभी सीखने को अलग कैसे मिल रहा है, शुगर था तो अलग ड्रग्स यूज किया जाए, DNS आप सलाइन उसको नहीं दे सकते, ये हम है। उसके साथ किडनी स्टोन है, उसको भी शुगर रहेगा, लेकिन ड्रग्स वापस क्या कर रहे हैं, अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, उसको भी नया सीखना, उसको बोला जाएगा आपको रिसर्च। मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाई एंड द स्टॉक, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कौन से ड्रग्स अभी खत्म होते आ रहे हैं, तो आपको इसका भी क्या रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। नहीं है तो आपको तुरंत क्या है, जो भी स्टाफ में रहता है, जो भी इंचार्ज रहती है, उसके पास क्या देना पड़ेगा, लिस्ट देना पड़ेगा, देखिए इस इंस्ट्रूमेंट का काम नहीं लग रहा है, इसका खराब हो चुका है, लॉकर अभी लॉक होता नहीं है, तुरंत खुलता नहीं है, ठीक है। जो भी रहता है उसको मेंटेन करने का काम ही आप लोगों का रहता है, आपका ध्यान देने का काम आप लोगों का रहता है। मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग पेशेंट यानी कि भाई स्क्रीन के ऊपर जो ECG दिखता है, KT का अलग से दिखता है, तो वो सारा आपको ऑब्जर्वेशन करना है। फिर है असिस्टमेंट, ओटी स्टाफ का असिस्ट पेशेंट प्री ऑपरेटिव एंड इंटर ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में रहता है PTR है, फिर असिस्टेंट ऑफ द जनरल कंडीशन है, क्लोज ऑब्जर्वेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन, वही देखना है बीपी शुगर थायराइड, किस चीज़ की एलर्जी, किस चीज़ की एलर्जी नहीं, पूरी हिस्ट्री रहना है, इससे पहले कुछ डिसीज हुआ था क्या, तब एडमिट हुए थे क्या, फिर उसके सारे हिस्ट्री, उसके सारे केसेस, ये सारे देखना पड़ेगा। उससे पहले कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी हुई है तो किस चीज़ की सर्जरी हुई है, कौन सा प्लेट डाला है, कौन सी रॉड डाला है, कौन सी मेडिसिन से खा रहे थे, मतलब क्या मेडिसिन उनको चल रहे थे डेली लाइफ में, वो सारी हिस्ट्री इसमें आएगी, प्री ऑपरेटिव में आएगी। इंटर ऑपरेटिव में क्या आएगा कि एनेस्थीसिया का अफेक्ट क्या हो रहा है, एंजाइटी है क्या, स्ट्रेस है क्या, घबरा रहा है जब वो ऑपरेशन में जाने के लिए, ये सारा सब आएगा इंटर ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव में यानी कि ऑपरेशन हो जाने के बाद उसको कुछ एलर्जीज हो रही है कि खाना पीना खा रहा है नहीं खा रहा है, उसको यूरिन पास आउट हो रही है क्या नहीं हो रही है, सारा फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका काम रहेगा पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है। फिर ऑपरेटिव का रोल है उस हिसाब से वही है, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स है, रेडी आर्टिकल्स है, प्रिपेयर एनवायरमेंटल सर्जरी है, कई पोजीशन से लेकर ऑपरेशन थिएटर में कौन सा सेट लगेगा, उस सर्जरी के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट कौन सा लगेगा, ये आपको क्या करना है देखना।
वही सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ड्यूरिंग सर्जरी में क्या करना पड़ेगा, आपको सारे इंस्ट्रूमेंट क्या करना है, प्रोवाइड करना है। जो सर्जन बोलेगा वो उसको बराबर हाथ में देना है। इसीलिए आपको इंस्ट्रूमेंट क्या करना है, सबसे पहले लर्न करना है कि ये इंस्ट्रूमेंट ये है। आफ्टर सर्जरी के बाद क्या करना है, सारा जो भी ब्लड वाले कॉटन रहते हैं, जो भी पेपर रहता है, वो सब कुछ क्या करना है, बराबर उसी डस्टबिन के हिसाब से आपको वो सारा क्लीन करना है और प्रॉपरली, और शिफ्टिंग का काम भी आपका है। फिर ये सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज ऑफ द डिपार्टमेंट, ये अपन देखते हैं अभी तक। ठीक है, इतना काफी है मुझे लगता है। आज का समझ में आ गया, आज का आपसे एकदम बराबर। फिर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, कुछ इक्विपमेंट से ऑपरेशन, फिर अपना ये खत्म हो जाता है। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक एंड मैनेजमेंट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर देखेंगे इन्फेक्शन एंड इट्स कंट्रोलिंग ऑपरेशन। चलो प्रतीक्षा स्पीकर।